एग्जाम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9वीं का पहला पाठ, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के रचनाकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इसमें जो हीरा मोती बैल हैं उनके विषय में, उनके एक जो पशुओं का मनोविज्ञान है उसके विषय में इतना विस्तार से चित्रण किया है कि विश्वास ही नहीं होता कि कोई भी इंसान इतने अच्छी प्रकार से, इतनी भली प्रकार से जो पशु है उसके मनोविज्ञान को इतने सुंदर रूप में चित्रित कर सकता है। तो आप अभी देखेंगे बहुत ही प्रेमचंद की जो शैली है उसमें क्या विशेष बात है कि वो ना केवल आपको कहानी बताएंगे बल्कि बीच बीच में उनके पाठ में सूक्ति वाक्य आते हैं। सूक्ति वाक्य कैसे होते हैं? जैसे ये है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। देखिए ना, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? क्यों? क्योंकि वो गधे के समान बेवकूफ हैं, ऐसा लेखक बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते। मैं आपको विशेष तौर पर ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? ये प्रश्न आपको सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जितने भी सूक्ति वाक्य बीच में आएंगे मैं समय समय पे एक्सप्लेन तो करूंगी ही, लेकिन आप ये ध्यान रखना, ठीक? चलते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? फिर ये तो निरा गधा है, बेवकूफ है। कह रहा गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन ने, उसकी निरापद सहिष्णुता ने, निरापद मतलब सुरक्षित, निर्विघ्न, और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। तो कह रहा है कि इसकी सहनशीलता ने उसको ये पदवी दे दी है, ये इस तरीके का सम्मान दे दिया है, या ये को सम्मान नहीं है, ये अपमान दे दिया है। ये निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो सीनी बन जाती है। कुत्ता भी बेचारा बड़ा गरीब जानवर है और हमने देखा है, लेकिन कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को क्रोध करते हुए कभी नहीं देखा। जितना चाहे बेचारे गरीब को मारो, चाहे सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष, असंतुष्टि नहीं दिखाई देती। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का मतलब क्या होता है? जैसे वो जानवर करते हैं ना कि कल्लोल, मतलब नीचे लेट जाएंगे और पैर ऊपर करके थोड़ा अजीब सा नाच जैसा करते हैं, तो क्या इस तरीके की मस्ती वो कर लेता है, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पे, कभी भी हमने उसे खुश भी होते नहीं देखा। कह रहा एक अजीब सा विषाद छाया रहता है उसके चेहरे पर। तो सुख दुख हानि लाभ कभी उसे बदलते नहीं देखा। और कह रहा है, लेखक कहता है, देखिए कितनी सुंदर, मतलब एक गधे के बारे में आपने कभी इतनी बातें नहीं सोची होंगी जितनी प्रेमचंद आपको बताए जा रहे हैं। कह रहा है ऋषि मुनियों जितने गुण हैं सारे इसमें पराकाष्ठा, मतलब टॉप पे पहुंच गए हैं, एकदम ऊंचाई पर आदमी है कि उसे बेवकूफ कहता है। सदगुणों का इतना अनादर कहीं देखा है आपने कि गधा विचार में इतने सारे गुण हैं ऋषि मुनियों जैसे, लेकिन आदमी है कि उसकी इज्जत करके नहीं दे रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए ठीक है ही नहीं। क्यों? अब ये देखो इसने क्या किया, जो मैंने आपको अभी लाइन बोली थी। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं देता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा के रखते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें उनको सुना दो तो भी चुप होके बैठे रहते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लें तो सभ्य कहलाने लगे। जापान की मिसाल आपके सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के में गणने बना दिया, मतलब काउंटिंग में टॉप पे ला दिया। अब इसने क्या बताया? प्रेमचंद ने केवल ये हीरा मोती की ही कहानी नहीं सुना चाहता, पशु मनोविज्ञान पे तो ये प्रेमचंद की जो पकड़ है सो है ही। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं कोई भी आजादी के विषय में खुल के बोल नहीं सकता था, अत्याचारों के, अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं सकता था। कहानी में बड़े बड़े रूपक बनाकर इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को जगाया जाता था, ठीक है? कि आपको लोग गधा ना समझ लें, भाई जागो, ठीक? तो इस प्रकार से प्रेमचंद अपनी जनता को ये आह्वान कर रहे हैं। अब एक गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उससे कुछ मिलते जुलते अर्थ बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर मेरा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ जाता है और कई तरीके से अपना असंतोष प्रकट कर देता है अगर उसको बात समझ में
ठीक नहीं लग रही, तो इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। अब यहां हमारी कहानी शुरू हो गई। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में बहुत ही सुंदर और डील डोल में बड़े अच्छे, काम में भी बड़े चौकस, साथ साथ रहते भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने एक दूसरे की बात में मूक भाषा में विनिमय करते, विनिमय मतलब आदान प्रदान करते, चुप रहकर पता नहीं कैसे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। कह रहा हम नहीं कह सकते कैसे, लगता है उनके पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जरा एक बार इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है वो कह रहे हैं पशुओं में ऐसी गुप्त शक्ति होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के सुख दुख समझ लेते हैं, बिना बोले भी समझ लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो ये कहता है कि मैं समस्त सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हूं, उस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आज भी वंचित है एक दूसरे का सुख दुख बिना कहे जानने में, या इतना स्वार्थी है कि वो जान तो लेता है कि ये दुख है लेकिन वो उसको प्रकट नहीं करता या वो उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तो ये बता रहा है कि मनुष्य स्वार्थी है, पशु कैसा है, वो बिना बताए भी एक दूसरे के सुख दुख को समझ पा रहा है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग भी मिला लिया अलग करते, विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह मतलब लड़ाई झगड़े के उससे नहीं, केवल विनोद प्रेम से मजाक के भाव से, आत्मीयता अपनेपन के भाव से। दोनों जैसे दोस्तों में तुम करते ना धोल धपा, अरे यार क्या हाल है, अरे ऐसे कैसे हो, तो ये कह रहा है बैल भी इसी प्रकार से सींग मिलाते प्यार से, इसी तरीके से जैसे तुम आपस में यारी दोस्ती में बात करते हो। तो देखिए कहां उसकी दृष्टि जा रही है, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे उसने पशुओं को देखकर क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ये इस कहानी का बिल्कुल जो है सबसे मूल भाव है। अब ये कह रहा है अगर धोल धप्पा ना हो तो दोस्ती बेकार लगती है, फुसफुसी सी लगती है, जिसपे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन दोनों बैल हल गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिलाकर चलते, और हर एक की यही चेष्टा होती, दोनों में से दोनों की यह कोशिश करते कि ज्यादा बोझ मुझ पे आ जाए। तो ये कैसी मित्रता है। अब दिन भर के दोपहर या संध्या को जब खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटाते, जैसे ही खली भूसा पड़ता एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ ही हटाते, तो बड़े सुंदर लगते थे। अब आया यहाँ संयोग की बात, कि संयोग की बात यह है कि झूरी ने एक बार अपने साले को, साला कौन होता है, पत्नी का भाई, अपने साले गया को बैलों को दे दिया थोड़े दिन के लिए। बैलों ने समझा मालिक ने हमें बेच दिया है। अब ये दोनों बड़े असंतुष्ट हो गए। संध्या के समय बैल अपने स्थान पर वापस हो गए। उन्हें ये स्थान बड़ा बेगाना सा लगा। उन्होंने कहा भाई ये तो अजीब सा स्थान आ गया है। तो रात के समय इन्होंने क्या किया, अपनी रस्सियां तुड़ाकर झूरे के यहाँ वापस आ गए, यानी गया के यहाँ गए तो उन्हें वो स्थान अच्छा नहीं लगा। पशुओं को तो बहुत समस्या हो जाती है कि जिस स्थान पे वो रहते हैं, तो उनको लगा ये हम कहाँ गए, शायद हमारे मालिक ने हमें बेच दिया, उसे तो रस्सी तोड़ाकर वापस आ गए। झूरी ने प्रातः काल अपने यहाँ देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। तो यहाँ जो झूरी है वो बैलों से ज्यादा लगाव रखता है, उसकी पत्नी के उसकी वो पत्नी कम रखती है। गांव के बालकों ने भी उनका बड़ा स्वागत किया, पर झूरी की पत्नी उसे देखकर जली कटी सुनाने लगी। और क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मेरा भाई किसी प्रकार से मुश्किल से तो लेके गया था इन बैलों को और ये वापस आ गए हैं, तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। उसने कहा कि ये कितने खराब बैल है जो वापस आ गए हैं, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। उसने कहा नमक हराम क्यों है, चारा पानी ढंग से मिला होता तो वहां रहते भी। लेकिन जो भी हो, खैर झूरी की पत्नी ने गुस्सा किया और झूरी की पत्नी ने उनके सामने सूखा भूसा डलवा दिया। झूरी चाहकर भी कुछ न कर सका। अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। अब दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। घर ले जाकर दोनों को उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। खाने को वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने बड़े अपमान को सहा। अगले दिन उन्हें हल में जोता गया तो बैलों ने पैर नहीं उठाया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्यों ले आया हमें वापस। उसने क्या किया, हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए। मोती को गुस्सा आ गया। जो हमारा मोती है वो थोड़ा गुस्से वाला है, हीरा जरा ज्यादा समझदार है। तो मोती गुस्से में आकर हल लेकर भाग लिया।
अब दो आदमी गया और दो आदमियों की मदद से उन्हें पकड़कर ले आया। शाम को उनके सामने फिर सूखा भूसा डाल दिया गया। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की आई और उन्हें 2 रोटियां देकर चली गई। यह लड़की भैरों की थी। सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी, तो बैलों के साथ उसको बहुत अच्छा लगता था, उसको बड़ा प्यार लगते थे वो। रात को जब बालिका रोटियां लेके आई तो दोनों बैल रस्सियां चबाने लगे। अब उन बेचारों का 2 रोटियों से कुछ बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा बेचारी बच्ची आई है। आप देखिए बैल वो भी समझ रहे हैं कि ये बच्ची हमसे प्यार करती है, तो उसका मन रखने को वो रोटी भी खा लेते थे, लेकिन उनका कुछ होना थोड़ी था। इतने बड़े बैल और एक एक 2-2 रोटी से क्या होता। तो बेचारे जब रस्सियां चबाने लगे तो घर की लड़की जो थी, वो छोटी बच्ची, वो समझ गई कि ये भागना चाहते हैं। उसने दरवाजा खोल दिया। दोनों बैल भाग निकले। गया ने पीछा किया। बैलों को रास्ते में मटर का खेत मिल गया और मटर के खेत से दोनों ने भरपेट मटर खाया और खूब प्रसन्न हो गए। अब तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक सांड चला आ रहा था। अब ये तो सोचा ही नहीं था। अब हीरा मोती उसको देखकर चिंतित हो गए। और सांड क्या कह रहे हैं कि पूरा हाथी था। सांड भी नहीं, समझ लो कि पूरा हाथी था, यानी हाथी के समान ताकतवर। अब उससे भिड़ना तो जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने से भी जान नहीं बचेगी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान फंस गई, जान बचेगी, क्या करे, कोई उपाय सोचो। हीरा बोला, अपने घमंड में भूला हुआ हूं, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। यानी जो सांड है वो तो इतना घमंड में फूल के चला रहा है, हमारी आरजू विनती से काम नहीं चलेगा। अब दूसरा बोला, बैल भागना तो कायरता है। तो उसने कहा, ऐसा है फिर तुम यहीं मरो, मैं तो 9-2-11 उठाऊं, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि हम दोनों मिलकर क्यों ना साथ में चोट करें। तो आप देख रहे हैं सांड आ रहा है, यानी कोई विपत्ति आ रही है, तो क्या करना है, दोनों मित्रों को भाग नहीं जाना है। एक को छोड़ के जा सकता था, वो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। वो क्या कह रहा है कि दोनों मिलके साथ में चोट करें। मैं आगे से लगे देता हूं, मतलब आगे से चोट करूंगा, तू पीछे से, दोहरी मार पड़ेगी, भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पीठ में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम में, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब दोनों मित्र हथेलियों पर जान लेकर झपट लपके। सांप को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। मैं आपको बार बार बता रही हूं कि प्रेमचंद क्या करें, संगठित शत्रु से लड़ना। संगठित मतलब जो कोई सब लोग मिलके आक्रमण कर दें। तो क्या बता रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि अगर हम सब मिलके किसी दुश्मन पे आक्रमण करेंगे तो वो संभल नहीं पाएगा। और यही इसके साथ हुआ। एक शत्रु से तो युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांप उसकी तरफ मुड़ा, हीरा ने रगेदा। अब ये दोस्त ने सोचा दोनों को गिरा लूं, पर दोनों बड़े उस्ताद थे, वो अवसर ही नहीं देते थे। सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए गया। मोती ने बगल से उसके पेट में अपने सींग भोंक दिए और क्या हुआ, बेचारा जख्मी होकर भाग गया। अब दोनों मित्र जीत के नशे में झूम रहे थे। अब इसने कहा, मोती ने, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, पर हीरा बोला, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो उसने कहा, ये सब ढोंग है, बैरी को मारना, ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो ये है हमारे सूक्ति वाक्य। सूक्ति वाक्य मतलब जो बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां होती है, जिनको कि हमें जो हमारे व्यवहारिक जीवन में अपनाना भी चाहिए। तो कह रहा, अच्छा बाकी सब छोड़ो, ये सोचो घर कैसे पहुंचेंगे। फिर मटर के खेत में जब उन्होंने देखा कि सामने हीरा तो मेड़ पर था, तभी क्या हुआ कि वो 2 आदमी लाठियां लिए हुए आए और उन्होंने उनको, हीरा और मोती को घेर लिया। अब रखवालों ने उन्हें भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या होता है बच्चों, वैसा मवेशी खाना, यानी जिसमें पशुओं का वो बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत खाने वाले या सड़कों पे घूमने वाले पशुओं को बंद कर दिया जाता है। और कुछ उन लोगों के जब कोई छुड़ाने आता है तो उनसे फाइन लिया जाता है, दंड लिया जाता है, फिर उन पशुओं को छोड़ दिया जाता है। दोनों मित्रों का पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी ऐसी जगह पर आए थे जहां पर उनको खाने को एक तिनका भी नहीं मिला था। अब इन्होंने सोचा कि इनके दिल में तो विद्रोह पनप रहा था। वे भागने का उपाय सोचने लगे। बाड़े की दीवार कच्ची थी, अब दोनों तो ये ताकतवर है, अभी तक तो ताकत है। तो हीरा ने क्या किया, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए।
मिट्टी गिरने लगी। तभी वहां का चौकीदार भाग के जब जानवरों की हाजिरी लेने आ गया, उसने हीरा पे खूब डंडे मारे। उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक जानवर है, ये क्या कर रहा है। बाद में मोती ने भी दीवार में सींग मारे तो दूसरे धक्के में आधी दीवार भी गिर पड़ी। दीवार के गिरते ही घोड़ियां, बकरियां और भैंस भाग खड़ी हुई। अब मोती हीरा को छोड़कर नहीं भागा। सवेरा होने पर मुंशी और चौकीदार ने उन्हें और मोटी रस्सी से बांध दिया। अब क्या हुआ, 5वां भाग देखते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी उन बेचारों को नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि बेचारों से उठा भी नहीं जाता था। ठठरियां मतलब हड्डियां निकल आई थी। अब एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। क्या हो गया कि यानी बाड़े पे नीलामी उनकी शुरू हो गई। अब एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी। अब वो क्या कह रहा है, दोनों मित्रों के कूले में मतलब ऐसे करके पीछे उंगली डाल डाल के देखने लगा कि क्या मैं इसका अच्छे से खरीदूं उसको या नहीं। अब ये कह रहा है ये इन दोनों को पता लग गया कि हम किसी गलत आदमी के पास जा रहे हैं। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं था कि हम अब बहुत बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। हीरा ने कहा बेकार में गया के घर से भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने कहा भैया भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, पता नहीं हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करते। तो इन्होंने बेचारों ने बहुत दुखी होने लगे, कहने लगे ये आदमी तो हमारे ऊपर छुरा चलाएगा। तो अब इसने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, मांस खाल सींग हड्डी किसी ना किसी दिन काम आ जाएगी। दोनों मित्र बेचारे आपस में बात कर रहे हैं। नीलाम हो जाने पर वो मित्र दोनों मित्रों को लेके वो दड़ियल चल दिया। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे डर के मारे पैर भी नहीं रख पा रहे थे। लोग वैसे इतने दुर्बल हो गए थे, हफ्ते भर से वैसे ही उन बेचारों को कुछ खाने को नहीं मिला। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, मतलब बिल्कुल चपल मतलब शरारतें कर रहे हैं। कोई उछल रहा है, कोई आनंद मना रहा है। अब ये कह रहे हैं बेचारे हम ही कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को लगा कि ये तो कुछ परिचित सी रहा है, कि मतलब यहाँ पे हम पहले भी आए हुए हैं। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग। बस अब उनके चालों में तेजी आ गई और सारी थकान उनकी दूर हो गई। उनका अरे अपना ही हार है, तो हार मतलब अपनी ही जगह है। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आते थे। मोती ने कहा हमारा घर आ गया। अरे हीरा बोला भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ। बोला ये जाने नहीं देगा। अच्छा कैसे नहीं जाने देगा, मैं इसको मार गिराऊंगा। किसे, दड़ियल जो भी उनको बैल को काटने ले जा रहा है। अरे नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, हम वहां से आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त बछड़ों की तरह जैसे बछड़े हुए चिल्लाते उछलते भागे वहां से। उन्होंने कहा हमारा थान है। थान क्या होता है, जो एक विशेष स्थान जहां पर पशुओं को बांधा जाता है। जैसे मैं अगर पशु पालूंगी तो मेरा जो आंगन है, आंगन में एक विशेष स्थान जहां पे पशु बांधे जाते हैं, वहां जाके ये दोनों खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैल को वालों को देखते ही दौड़ा, बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था बैल। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। उसने कहा तुम्हारे कैसे हैं, मैं तो मवेशी खाने से नीलाम करा के पैसे दे के लाया। मैं तो समझाऊं कि तुम चुरा के लाए हो, चुपके से यहां से चले जाओ। मेरे बैल हैं, बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अरे तो मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है, ये मेरे द्वार पे खड़े हैं। झूरी भी अकड़ गया। दड़ियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल घबरा गया। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। गांव के बाहर जाने पर वह रुका। खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां देख रहा था, गालियां निकाल रहा था। लेकिन मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था कि खबरदार जो मेरे घर के आसपास भी फटका। सब हंस रहे थे। दड़ियल हार कर चला गया। मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कहीं गुस्से में तुम उसे मार ना बैठो। उसने कहा अगर मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता। अरे अब वो नहीं आएगा तो मैं दूर से ही उसकी खबर ले लूंगा। और उसने कहा अगर गोली मरवा दे तो उसने कहा मर जाऊंगा पर उस दड़ियल के काम नहीं आऊंगा। ये कौन बातें कर रहे हैं, बैल बात कर रहे हैं। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब
जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया। उसने खूब अच्छा सा उनके लिए भोजन बना दिया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा बैलों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में ऐसा उत्साह छाया हुआ था। उसी समय मालकिन आई, झूरी की पत्नी आई, और उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा भाई इनसे दुर्व्यवहार कर रहा होगा, तभी ये बार बार भाग जाते हैं। उस मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो ये थी हमारी 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर कहानियों में से एक। तो अभी मैं इसका जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 बताऊंगी, वो देख लेते हैं। एक तो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छी तरह बताया था कि गधे को मूर्ख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो बेचारा सीधा है, वो कभी भी किसी को पलट कर नहीं जवाब दे रहा है। तो इसलिए उसको बार बार लेखक ये भी बताता है कि जो सीधा आदमी है उसकी दुनिया में कोई कदर नहीं है, हम उसको सम्मान नहीं करते। तो गधा जिसमें ऋषि मुनियों के गुण हैं, उसका सम्मान की बजाय हम और अपमानित कर देते हैं, बल्कि बेवकूफ को गधा कहना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है दुनिया में गुणों का तो ये आदर है, मतलब गुणों का आदर नहीं करते लोग। तो यहाँ पर जो गधा है उसको किस तरीके से बिल्कुल अलग अर्थों में लेखक ने हमें व्याख्यायित किया है, तो ये बताते हैं। और दूसरा एक और प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण बताइए। तो कह रहा है स्त्री जात पर सींग चलाना मना, ये भूल जाते हैं, मतलब उस समय आप जानते हैं स्त्रियों की बहुत अच्छी हालत तो थी नहीं, तो बहुत ही आम बात थी कि घर में पुरुष स्त्रियों पर हाथ उठा देते थे। लेकिन प्रेमचंद ये संदेश देना चाहते हैं, प्रेमचंद स्त्रियों का बहुत आदर करते थे, बहुत ही आदर करते थे। उनकी ही एक सूक्ति वाक्य में आपको बताती हूँ, वो कहते हैं कि यदि स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो कुल्टा बन जाती है, और अगर पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो वो महात्मा बन जाता है। यही वाक्य बताता है कि प्रेमचंद स्त्रियों के विषय में कितने अधिक संवेदनशील थे, कितना उनका सम्मान करते थे। तो ये बातें जो है प्रेमचंद का स्त्रियों के प्रति सम्मान दर्शाती हैं। तो ये 2 प्रश्न थे बच्चों जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आप लोग ये करके जाइएगा। बाकी अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में आपके साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।